नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर की जो है बुक कवर कर रहे थे, जिसमें से भौतिक विज्ञान का सेक्शन चल रहा था, जिसमें से 8 अध्याय हो चुके थे। आज आपका 9वां अध्याय से कंटिन्यू होगा, जिसमें हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पूरा कर रहे हैं। एमसीक्यू के बाद जो है आपके थियरी सेक्शन भी पूरा की जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग साथ जरूर बनाए रखिए। बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्ड मिला है, ऐसे ही साथ बनाए रखेंगे तो पूरा बुक जो है 2 से 3 दिनों में कवर हो जाएगी। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी लोग जो देख रहे हैं 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम जो 9वें अध्याय से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रकाशिकी का जो है एमसीक्यू सेक्शन। पहले प्रश्न से यहाँ पर देखेंगे, इसमें दिया गया है क्वेश्चन आपका, अगर किसी लेंस की आवर्धन क्षमता 1 है तो वस्तु की स्थिति क्या है? जवाब हो जाएगा जो है 2f पर, यानी 2f पर रखी गई है तो लेंस की आवर्धन क्षमता -1 होगी। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? सफेद रंग बादलों का जो है किसके कारण दिखाई देता है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग कितने समय में? ऑप्शन ए है 10 सेकंड, बी है 50 सेकंड, सी है 100 सेकंड और डी है 500 सेकंड। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सूर्य का प्रकाश जो है 500 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश की तीव्र प्रकृति कैसी होती है? जवाब हो जाएगा प्रकाश की प्रवृत्ति जो है तरंग एवं कण दोनों होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों कर देंगे, सी ऑप्शन सही होगा दोनों। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया था। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे ही जो है आप लोग जो है टिंडल प्रभाव करते हैं। ठीक है ना, टिंडल प्रभाव इसे ही कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। छठा प्रश्न है, प्रकाश की प्रकृति का आधुनिक सिद्धांत जो डी ब्रोगली ने प्रतिपादित किया है वह कौन सा सिद्धांत है? जवाब है ऑप्शन सी, इसे जो है दैत्य प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं। सी ऑप्शन से दैत्य प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं। सातवां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, परावर्तन के रूप में परवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है यह पूछा गया है। जवाब का फोकस नजदीक बनाता है, इसलिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों ऐसा होता है? जवाब हो जाता है, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है, इसलिए जो है घास का रंग हरा दिखाई देता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका सही होता है। नौवां क्वेश्चन है, किस वर्ष में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति मापा था? जवाब हो जाएगा यह जो है 1676 में मापा गया था। बी ऑप्शन सही होगा 1676। अगला प्रश्न है, स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों ऐसा होता है? जवाब हो जाएगा यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 11वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या आवश्यक है? जवाब हो जाएगा इसके लिए जो है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करना चाहिए, ये भी आवश्यक है। और दूसरा है आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। बी भी ऑप्शन सही होगा। जवाब हो जाएगा दोनों, आपका ए बी दोनों सही हो जाएगा। सी आपका सही जवाब में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक शीशा क्या होता है? क्या यह उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है या अवतल दर्पण होता है? जवाब हो जाएगा यह जो है उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, क्या होता है, उत्तल लेंस।
अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? 13वां प्रश्न है, जवाब है प्रिज्म कर सकता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही जगह, कौन कर सकता है? प्रिज्म कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत किसके कारण दिखाई देते हैं? जवाब है, यह जो है अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ से इस जगह अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है? यह इंपॉर्टेंट लिखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न आया है। जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका दिखाई देता है। बी आपका सही जवाब होता है। अगला प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? 16वां क्वेश्चन। जवाब है 1.003 होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.0003। अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष जिसमें बैगनी रंग के नीचे लाल रंग ऊपर की ओर होता है, निम्न में से किसके कारण ऐसा बनता है? जवाब है, ये जो है अपवर्तन के कारण, पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण एवं विक्षेप के कारण, तीनों के कारण होता है। डी आपका सही हो जाएगा, तीनों के कारण होता है। अगला प्रश्न है, लाल रंग के कपड़े को यदि मरकरी वाष्प लैब के प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखाई देता है? जवाब है ऑप्शन ए, तब यह जो है काला दिखाई देता है। ए ऑप्शन से काला। 19वां क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करती है तो यह क्या करती है, कैसी प्रतीत होती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। ए ऑप्शन सही होगा, कैसा होता है? अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? 20वां क्वेश्चन है, जो है हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सी ऑप्शन से हवा। अगला प्रश्न दिया गया है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा, इसे जो है फोकस कहा जाता है। डी ऑप्शन से इसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। 22वां क्वेश्चन दिया गया, पानी के अंदर वायु का बुलबुला चमकता है, यह किस प्रक्रिया के कारण होता है? जवाब हो जाएगा, यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। डी ऑप्शन से वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच देखी जा सकने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो यह जो है अनंत होती है। डी ऑप्शन सही होगा, कैसा होता है? अनंत होता है, यानी अनंत प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर का, एक दर्पण वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? इसका जवाब है आर बराबर 2f। आर इक्वल टू 2f होता है, यहां से सी आपका सही जवाब ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण जो 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से आपकी ओर गति करता है, तो आपका प्रतिबिंब किस गति से आपकी ओर आएगा? जवाब है आपका ऑप्शन डी, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से आएगा। डी ऑप्शन से होगा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 26 नंबर का क्वेश्चन है। इसके आंसर को अगले पेज पे देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाशिक तंतु किस पे कार्य करती है पूछा गया है। यहाँ से जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है पूर्व आंतरिक परावर्तन के नियम पर कार्य करती है। बी ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपवर्तन के कारण नहीं होती है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हीरे का चमकना जो है अपवर्तन के कारण नहीं होता है। हीरे का चमकना जो है
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? पेरिस्कोप, जवाब है यह जो है परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन से होगा परावर्तन। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0D है तो यह क्या है? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल दर्पण और डी है अवतल दर्पण। जवाब हो जाता है आपका यह जो है उत्तल लेंस का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो छोटे से छोटे दर्पण का आकार उसके आकार का कितना होना चाहिए? जवाब हो जाएगा जो है उसका आधा होना चाहिए। आधा होता है तो दर्पण में तो जो है पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। बी यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, माइक्रोस्कोप में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक समतल दर्पण को 20 डिग्री कोण से घुमाने पर उससे परावर्तित किरण पुंज कितना घूम जाएगा? तो यह जो है आपका 40 डिग्री घूम जाएगा। अगर हम 20 डिग्री घुमाएंगे तो उसका दूना घूमेगा। डी ऑप्शन से 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी होगा, समतल तथा अवतल दर्पण दोनों से। डी ऑप्शन से का समतल तथा अवतल दर्पण दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है, इसमें प्रकाश की गति कितनी होगी? तो इसमें जो है प्रकाश की गति 2.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 36 नंबर का प्रश्न है। जवाब यहां से हो जाता है आपका ई ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए 5 ऑप्शन दे दिया था, ई ऑप्शन सही होगा। परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये आपका गलत है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जवाब हो जाएगा उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के फोकस बिंदु पर बनेगा। ये ऑप्शन सही होगा, दर्पण के फोकस बिंदु पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करता है? यानी सबसे तेज प्रकाश किसमें चलता है, किस माध्यम में चलता है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा जो है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ये ऑप्शन सही होगा, निर्वात में। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रकाश का वेग घटते क्रम में, यानी सबसे तेज कहाँ चलता है, उसके बाद कम, उससे कम, यानी जो है घटते क्रम में बताना है आपको। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी में तेज होता है, उससे कम कांच में होता है और उससे कम हीरे में होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने एफ और 2f के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है या कैसा बनेगा? जवाब हो जाएगा काल्पनिक, सीधा और छोटा बनेगा। ए ऑप्शन सही होगा, कैसा बनेगा? काल्पनिक, सीधा और छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? जवाब हो जाएगा टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। बी ऑप्शन से प्रकाश के प्रकीर्णन से। 42 नंबर का प्रश्न है, सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करता है, कौन करता है? जवाब हो जाएगा जो है अवतल दर्पण करता है। बी ऑप्शन से अवतल दर्पण जो है सूर्य की किरण को एक स्थान पर केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है, ठोस कांच में स्थित हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो यह जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ए ऑप्शन से अवतल लेंस की भांति।
अगला प्रश्न है, एक दर्पण में हम अपना सीधा आवर्धित प्रतिबिंब देख सकते हैं, दर्पण की प्रकृति में कैसा होता है? जवाब हो जाएगा जो है अवतल होता है। बी ऑप्शन सही का, या जो है अवतल दर्पण की प्रवृत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र पूछा गया है 45 नंबर क्वेश्चन। जवाब हो जाएगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक है ना, यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। अगला प्रश्न है, दर्पण में यदि चेहरा बड़ा व सीधा दिखाई देता हो तो वह किस प्रकार का दर्पण होगा? जवाब है वह जो है अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में जो है चेहरा बड़ा सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, एक अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कभी कैसा नहीं होता है? जवाब हो जाएगा वास्तविक एवं सीधा नहीं बनेगा। ठीक है ना, वास्तविक एवं सीधा नहीं बनेगा, ऐसी जो है स्थिति रहेगी तब। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होनी चाहिए या क्या होगी? इसका जवाब है ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर होगी। ए ऑप्शन सही होगा, कितना? 60 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य 3 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह किससे प्रेरित है? जवाब हो जाएगा उसको जो है आपका निकट दृष्टि दोष है। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष है, यानी दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न, जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? जवाब हो जाएगा इसकी क्षमता जो है 0.7 डी होगी। ठीक है ना, यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, जूम लेंस टीवी कैमरे में प्रयोग की जाती है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? जवाब हो जाएगा इसकी फोकस दूरी जो है परिवर्तनशील होती है। बी ऑप्शन सही होगा, कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। तो इस तरह से हमने जो है इस चैप्टर को पूरा कर लिया है। इस चैप्टर के जो है आंसर को यहाँ से मिला सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं जो है रसायन विज्ञान के सेक्शन पर। इससे पहले देख लेते हैं कोई सेक्शन छूट गया है क्या, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। इस चैप्टर के थियरी सेक्शन को भी इसी में पूरा कर लेते हैं, क्योंकि जो है इसके बाद जो है रसायन विज्ञान आ जाएगा तो उसके लिए अलग लेक्चर रहेगा, इसलिए जो है इस चैप्टर के थियरी सेक्शन को भी पूरा कर लेते हैं। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले जो है प्रकाश के बारे में दिया गया है, इसे देख लेते हैं। प्रकाश के बारे में यहाँ पर दिया गया है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य सीमा के भीतर होती है। तकनीकी या वैज्ञानिक संदर्भ में किसी भी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का मूल कण फोटॉन होता है। आगे देखते हैं, 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। इसके लिए 1922 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक तरंग है और न्यूटन के अनुसार प्रकाश छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं, रोमर ने सन 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश का वेग पता लगाया था। प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक निर्वात में होती है, उसके बाद वायु में, तब तरल में, तब ठोस में होती है। यानी निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश के गुण देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे देख लेते हैं, आपका निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पे घटते 8 मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल बात की जाए तो 2.25 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 गुणे 10 पे 8 मीटर पर सेकेंड होती है। पहला पॉइंट है, सूर्य, तारे एवं अन्य नक्षत्र पिंड प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। विद्युत बल्ब, माचिस, मोमबत्ती आदि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं। यानी यहाँ से भी आपको प्रकाश मिलती है, विद्युत बल्ब से, माचिस से, मोमबत्ती से भी। मिरर के बारे में देखते हैं। दर्पण जिसे कहते हैं, वह वस्तु जिसमें परावर्तन पृष्ठ इस प्रकार का होता है कि परावर्तित किरण आपतित किरण की प्रकृति हो, दर्पण कहलाती है।
प्लेन मिरर समतल दर्पण क्या होता है इसे देखते हैं। एक समतल दर्पण एक समतल परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है। समतल दर्पण से टकराने वाली प्रकाश किरणें के लिए परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। देखते हैं यहाँ पर, अगर समतल दर्पण को डेल्टा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तन किरण 2 जो है डेल्टा से घूम जाएगी। अगला फैक्ट है, दो समतल दर्पणों के समानांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। यह जो है इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है? आभासी तथा सीधा होता है। आगे देखते हैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है, कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल 2v हो जाएगी। समतल दर्पण का कहां-कहां उपयोग होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। समतल दर्पण का उपयोग किसके लिए होता है? पेरिस्कोप पनडुब्बी में होता है, कैलियाइडोस्कोप में होता है और बाथरूम के मिरर के रूप में होता है समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता देख लेते हैं। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। गोलीय दर्पण देख लेते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटते हैं, एक आपका अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। दोनों गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। अवतल दर्पण क्या होता है इसे देखते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। यहाँ पर जो है इसका दिया गया है, देख लेते हैं। प्रतिबिंब इसका बना हुआ, छोटा करते ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, इस प्रकार की किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अगला है, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, इसे भी देखते हैं। अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति बदलकर विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं, यानी इधर उधर करके उसको बनाया जा सकता है। एक तरफ है वस्तु की स्थिति, एक तरफ है छवि की स्थिति, छवि का आकार और प्रकृति। मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसकी फोकस पर बनेगा छवि, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का होगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। यही वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो F और C के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। वक्रता केंद्र पर अगर रखा जाता है तब जो है C पर बनता है और एक समान आकार का होता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। C और F के रखा जाता है, अगर C और F के बीच रखा जाए तो वक्रता केंद्र से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। देखिए अक्सर इससे जो है वास्तविक एवं उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। मुख्य फोकस यानी F पर रखा जाए तो अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। P और F के बीच रखा जाए तो दर्पण के पीछे बनेगा, आवर्धित और बड़ा बनेगा और आभासी एवं सीधा बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा। इस तरह से प्रश्न इस पर बनते आए हैं। अब यहाँ से जो है अवतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो यह जो है गाड़ी की हेडलाइट में लगता है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में लगता है, सोलर प्लेट में होता है, सर्च लाइट में होता है, लेजर लाइट में होता है। आगे देखते हैं, डॉक्टर आंख, दांत और कान का निरीक्षण अवतल दर्पण के द्वारा करता है और परावर्तक दूरबीन में भी अवतल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो यह किसी गोलीय दर्पण के आंतरिक भाग कलई कर दिया जाए तो बाहरी भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे जो है उत्तल दर्पण बोलते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण का बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर कलई कर दिया गया है, या नीचे प्रधान अक्ष है और यहाँ पर जो है आपका प्रतिबिंब बन रहा है। देखते हैं, दिया गया है, यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं इस पे प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है उत्तल दर्पण पर।
उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा होता है, चाहे वस्तु की स्थिति कुछ भी हो। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब निम्न प्रकार के होते हैं। कैसे? जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो फोकस पर एक आभासी छवि बनती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है। यहाँ पर इसका चार्ट दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। यानी वस्तु कहाँ पर रखी है, उसकी कहाँ छवि बन रही है, छवि का आकार कैसा हो, उसकी प्रकृति कैसे होगी। अगर वस्तु अनंत पर रखी गई है तो फोकस F पर दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बिंदु के आकार का होगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। अगर कोई वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच है तो P और F के बीच दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी एवं सीधा बनेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ से देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जो है रोड पर लगे परावर्तक लैंप के रूप में होता है। गाड़ी की पश्च दृश्य दर्पण में यानी पीछे देखने के लिए किया जाता है। मेट्रो प्लेटफॉर्म पे भी इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ये सब चीजें आती हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से गमन करता है वह दूसरे माध्यम पृथक्कीकरण पृष्ठ से टकराता है तो उसका कुछ अंश पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। इसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के निम्न नियम है, देख लेते हैं यहाँ पर परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, एक आपतित किरण आती है, देखिए ध्यान से, इधर से किरण आती है, यहाँ टकराती है तो ये जो है अभिलंब कोण बनता है और यहाँ पर जो है उसका प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से परावर्तित होता है तो उसकी कला अपवर्तित रहती है, परंतु सघन माध्यम से परावर्तित होने से उसकी कला जो है 180 डिग्री परावर्तित हो जाती है। अब जो है प्रकाश का अपवर्तन देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के नियम देख लेते हैं क्या क्या हैं। जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में इसमें भी होते हैं। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जान्यों का अनुपात दो दिए गए माध्यम युग्म हेतु अचर रहता है। जो है आगे देखते हैं, अनुपात में अपवर्तनांक तथा इस नियम को जो है स्नेल का नियम भी कहते हैं। और जो है इसके उदाहरण देख लेते हैं, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है, इसी के कारण होता है। तारे का टिमटिमाना हुआ, सुबह शाम समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, इसी के कारण होता है। सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही अर्थात क्षितिज के नीचे होने पर सूर्य दिखाई देना, इसी के कारण होता है। अब जो है अपवर्तनांक देख लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्घ्य अपान माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्घ्य। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है। आगे देखते हैं, अपवर्तनांक मात्रक हीन और विमाहीन राशि है। कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक दिए गए हैं, इसे देखते हैं। जैसे निर्वात में प्रकाश का अपवर्तनांक 0 होता है, हवा में 1.003 होता है, जल में 1.33 होता है, कांच में जो है 1.5 होता है, हीरा में 2.45 होता है। पूर्ण जो है आंतरिक परावर्तन को भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं। क्या होता है यह? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब सघन माध्यम में उस किरण की आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर वह किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम ही लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो है उसका मैप बना है। उदाहरण देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। डिस्कोस्कोपी आंतरिक अंगों की जांच में दूरसंचार में होता है। मृगमरीचिका का बनना जो है, रेगिस्तान में मृगमरीचिका जो बनती है पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनती है। दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर जो लगाया जाता है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। कांच के चटक जाने पर इसकी दरारें का चमकीला दिखाई देना उसी के कारण दिखाई देता है, पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे देखते हैं, मृगमरीचिका बनने में अपवर्तन सहायक कारक है जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन मुख्य कारण है। ये आपका नोट हो जाएगा। तो जो है यहाँ से हम लोगों ने इस चैप्टर को जो है इंपॉर्टेंट थियरी सेक्शन है इसे भी कवर कर लिया है।
तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।